तो आप थोड़ा बता सकते हैं अपने एनजीओ के बारे में कि वो क्या क्या करता है, किस किस फील्ड में जो है आप लोगों की मदद करती है? हमारे एनजीओ ने अभी तक 400-500 लड़कियों की कम से कम शादी करवाई होंगी, हजारों की तादाद में लोगों की सेवा की होगी, बड़े सारे बच्चों की एजुकेशन का खर्चा हमारा एनजीओ चलाता है। और बूढ़े माँ बाप, ज्यादा फोकस रहता है ऐसे माँ बाप जिनके लिए उन्हीं के बच्चों के घर में जगह नहीं होती, तो हमारा एनजीओ उनकी बहुत मदद करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस ही आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है कि घर औरत के बिना नहीं चलता है, वो घर की बर्बादी हो जाती है। एक घर को घर जो है वो औरत ही बनाती है। औरत ही बना सकती है, आदमी नहीं बना सकते हैं। उसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन और क्या क्या करती है? बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा उठाती है। लोन बेसिस पे देते हो या? लोन नहीं देते। 3 सितंबर गया, महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन था। हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आपने एक अवार्ड उनके नाम पे शुरू किया था। उसके बारे में कुछ बता सकते हो पहले आप? मुझे अपने महाराजा जी को जिंदा रखना था, उसके लिए मुझे सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं, तो मैंने उनके नाम से एक अवार्ड बनाया, जिसको बड़े फख्र के साथ मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों को वो अवार्ड दिया गया पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो पद्मश्री लेवल के थे, चाहे वो अशोक चक्र मिला था, शौर्य चक्र मिला था, वीर नारीज को कहाँ कहाँ ये अवार्ड नहीं दिया गया। पॉडचीत के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि किसी की मदद करना बहुत ही पुण्य का काम है, और जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही उन लोगों की मदद करती है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या वो अपने घर में किसी बेटियों की अपनी शादी नहीं करवा सकते, और साथ ही साथ वो एक एनिमल रेस्क्यूअर भी हैं। एंड रिसेंटली उन्होंने 2018 में महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे एक अवार्ड भी स्टार्ट किया है, और महाराजा हरि सिंह जी का नाम बहुत रोशन किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ है संध्या गुप्ता। हाय मैम, कैसे हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? बस मैम बढ़िया। मैम, जैसे हम देखते हैं कि आप फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो फैशन इंडस्ट्री से आप अचानक से एनजीओ में आए, वहाँ पे लोगों की हेल्प की। लोग मैक्सिमम टाइम्स मतलब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आपने वही अपनी लाइफ दूसरों के लिए डिजर्व करना, वो मतलब सोचा, आपने समझा उनको। तो कैसे मोटिवेशन क्या थी आपकी कि मैं जो है लोगों की हेल्प करूं? बेसिकली क्या होता है, इंसान तो कुछ नहीं करता है, उसको चुना जाता है, वो भगवान कराता है। भगवान ने हमें पैदा करके ज़मीन पे भेज दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोला होता है कि आप मेरे बनाए हुए लोगों की भी हेल्प करो। कुछ लोगों की समझ में आता है, कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम इस धरती पे आए हैं, खुद के लिए आए हैं, खुद की ही ज़रूरतों को हमें पूरा करना है, वो पूरी उम्र बीत जाती है खुद की ज़रूरतों को पूरा करते करते, अपनी फैमिली को देखते देखते वो उसी में मस्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को भगवान की तरफ से वो देन होती है, और वो देन मुझे बचपन से थी, बिकॉज मेरे मदर फादर भी ऐसे ही थे। वो भी हमेशा अपनी ना सोच के दूसरों की मदद करते थे। तब ये बातें मुझे समझ में नहीं आती थी, मुझे लगता था कि ये क्या करते रहते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वो कुछ संस्कार जो थे वो माँ बाप के मेरे अंदर भी थे। जैसे ही मैंने दूसरों के दुख को देखना या ज़रूरतमंद को देखना, तो मेरे अंदर वो कुछ उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का एक जज्बा रहता था। मुझे लगता था कि ये मजबूर लोग हैं, इनकी हेल्प मुझे कैसे करनी है। और मैं बड़ी चोरी किया करती थी उनकी मदद। मुझे लगता था कि फैमिली को ये ना लगे कि देखो, आज कलयुग है और हम इस कलयुग में पैदा हुए हैं। कलयुग में ऐसा रहता है कि घर वाले भी बोलते हैं कि पहले अपनी किडनी बचाओ, पहले अपनी किडनी को मतलब बचा के अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, फिर आप बाहर का देखो। तो मैं पहले तो चोरी करती थी, लेकिन मैं एक घुटन में जी रही थी। मुझे लगता था कि मुझे खुल के लोगों की सेवा करनी है, मुझे हर एक के चेहरे पे स्माइल लानी है। बस हर एक के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए ही मैं सोशल काम करती गई। तो आप थोड़ा बता सकते हैं अपने एनजीओ के बारे में कि वो क्या क्या करता है, किस किस फील्ड में जो है आप लोगों की मदद करती है? हमारा एनजीओ का नाम है वुमेन क्लब मेरी पहचान, जो पूरे भारत में नहीं पूरे देश विदेश में फैल चुका है। और मैं ब्लेस फील करती हूँ कि मेरी एनजीओ में ढेर सारे ऐसे फरिश्ते लोग जुड़े हुए हैं जो आने वाले दिनों में शायद बहुत मदद करेंगे, और जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी बहुत मदद की।
बाई प्रोफेशन मैं एक डिज़ाइनर हूँ और एक अपीयरेंसेस ब्रांड चलाती हूँ, जिसको चलाते हुए मुझे 36 साल हो गए और वहीं से हम पैसा कमाते हैं और आगे लोगों की मदद करते हैं। हमारे एनजीओ ने अभी तक 400-500 लड़कियों की कम से कम शादियाँ करवाई होंगी, हज़ारों की तादाद में लोगों की सेवा की होगी, बड़े सारे बच्चों की एजुकेशन का खर्चा हमारा एनजीओ चलाता है। और बूढ़े माँ बाप, ज़्यादा फोकस रहता है ऐसे माँ बाप जिनके लिए उन्हीं के बच्चों के घर में जगह नहीं होती, तो हमारा एनजीओ उनकी बहुत मदद करता है। हमने कोई सेंटर नहीं बनाए, हमने कोई अनाथ आश्रम नहीं बनाए, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि मैं अपीयरेंसेस ब्रांड चलाती हूँ, मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ। मुझे ये बड़ा फ़ख्र है अपने ऊपर कि मैं एक मेहनती इंसान हूँ। आज भी इस उम्र में भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ, जब सारी दुनिया सोई होती है और मैं मेहनत कर रही होती हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि मेरे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। बच्चे मतलब जो मुझे अपनी गॉड मदर मानते हैं, उसमें 80 साल से लेके 5 साल तक के ऐसे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी भगवान ने मेरे ऊपर डाली है और मुझे उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और मैं अभी करती जा रही हूँ। जी। तो जो आपके एनजीओ है, ये आप बाहर से डोनेशंस वगैरह लेते हैं या सारा अपना फाइनेंशियली खुद आप देखते हैं? मैंने आज तक किसी से डोनेशन नहीं ली। हालांकि मेरे एनजीओ के पास 1280 GB है, रजिस्टर एनजीओ है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद भगवान चाहता है कि मैं ही मेहनत करूं और मैं ही अपनी मेहनत का पैसा जो है वो लोगों पे खर्च करूं। और मुझे लगता है वो पैसा मेरा नहीं है, मेरे को ज़रिया बनाया है भगवान ने लोगों की मदद करने का। और भगवान पैसा भी देता है, खूब पैसा दे रहा है, और मैं उसी पैसों से, भगवान के ही दिए हुए पैसों से मैं लोगों की मदद करती जा रही हूँ। हम जैसे आपने भी बताया कि ओल्ड एज होम्स वगैरह इनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जैसे वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, यहाँ के यंगस्टर्स वगैरह जो अभी यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, तो क्या ये वेस्टर्नाइजेशन का एक मतलब बैकलैश या फिर एक कॉन्स है उसके में से, आपको क्या लगता है इसमें? मतलब ऑन एवरेज कितना आपको दिखता है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को जो ओल्ड एज होम्स में भेज रहे हैं? मुझे लगता है ये शुरू से, जब से ये दुनिया बनी है शायद, वैसे तब से ये, जब से कलयुग स्टार्ट हुआ है, ऐसा होता आया है। ना जाने क्या भगवान ने ऐसा क्या उनके दिमाग में ये बता दिया है, क्योंकि कहते हैं कि शैतान ज़्यादा है हावी हो चुके हैं इंसानों के ऊपर, भगवान की तरफ रुझान बहुत कम है। अगर भगवान की तरफ रुझान होता लोगों का, आई मीन टू से कि अगर इंसानों की जो बुद्धि है, जो सोच समझ है, अगर वो अच्छी होती, अच्छी नियत होती, आज वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम होते नहीं। तो आज आप देख रहे हो, रोज आप न्यूज़पेपर न्यूज़ कवरेज देख रहे हो कि रोज आज एक बूढ़े माँ बाप जो है वो कभी अनाथ आश्रम में या कभी वृद्धाश्रम में देखे जाते हैं, तड़प रहे होते हैं, अपने बच्चों को फिर भी याद करते हैं। मुझे ये चीज़ भगवान की लीला समझ में नहीं आई कि इंसान को अगर उसने बनाया तो साथ में शैतानी प्रवृत्ति क्यों ऐसी दे दी उनके दिमाग में कि उनको अपने ही माँ बाप जो है बोझ लगने लगते हैं। वही माँ बाप जो उनको गीले बिस्तर में ना सुलाकर खुद वो गीले बिस्तर में सोते थे, उनको भूखा ना रखकर वो खुद भूखा रहते थे, हर उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और वही एक दिन ऐसा आता है कि वही लोगों के घरों में अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं होती। अगर आज वो माँ बाप जो आज बच्चे पैदा कर रहे हैं, अगर उनकी भी सोच बदल जाए, वो कहे कि नहीं, हमें अब बच्चों की परवरिश नहीं करनी है क्योंकि हमें भी बच्चों को पैदा ही नहीं करना है, तो मुझे लग रहा है कि शायद बदलाव आएगा और वो सोच जो है वो उन लोगों तक हावी हो जाएगी कि जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। आज भी मैं आपकी चैनल यहाँ स्टूडियो में आने से पहले फेसबुक पे देख रही थी एक बूढ़ी माँ जो शायद कोई गांव से आई है जम्मू में, और वो रो रही थी कि उसके 4 बेटे हैं और वो तड़प रही थी कि उसने मजदूरी की, उसने क्या नहीं किया बच्चों को पालने के लिए, घर तक बनाया, चोरी भी की, उसने ये भी बताया। और उसने बोला कि मैंने बहुत ही जुल्म तक बर्दाश्त की और बेइज्जती भी बर्दाश्त की अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, और आज उसके बच्चों के घरों में जगह ही नहीं है।
और आज वो उसकी जो बहू, जिसके उसी के खुद के बेटे ने उसकी बहू को घर से निकाल दिया है, दूसरी शादी कर ली है, जैसा कि मुस्लिम में कल्चर है, और वो ही उसको पाल रही है। तो आज एक मीडिया कवरेज थी, तो वैसे दिल हर्ट होने लगता है कि एक माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ ऐसा कैसे कर सकती है? जब माँ अपने बच्चों को प्यार से पाल सकती है, बड़ा कर सकती है, बच्चे क्यों नहीं रख सकते हैं? लेकिन दुख तकलीफ ये ज्यादा होता है कि एक नारी ही नारी की दुश्मन है। आप देखते हो जब तक बच्चे अकेले रहते हैं वो बड़े खुश होता है, परिवार बड़ा खुश होता है। जैसे ही एक औरत घर पे एंटर करती है वो बदल जाते हैं, वही परिवार बदल जाता है, वही बच्चे बदल जाते हैं। तो एक नारी ही नारी की दुश्मन है। अगर हम देखा जाए, आज कल्चर बदल गया है, लोग अपने आप को मॉडर्न समझने लगे हैं। लड़कियां कहती हैं कि हम इक्वल हैं, हम लड़के लड़कियां एक जैसे हैं, हमें लड़कों के मुकाबले में ही जीना है। मानती हूँ कि परवरिश भी वैसी हो रही है, मॉडर्नाइजेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, बाहर का कल्चर एडॉप्ट किया जा रहा है। लड़कियां आसमान को छू रही हैं, पहुंच रही है, कहाँ नासा तक पहुंच गई हैं। पर मेरा खुद का, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है कि घर औरत के बिना नहीं चलता है, वो घर की बर्बादी हो जाती है जब तक औरत घर को नहीं संभालती है। हाँ, मिलके काम करो, आप औरत की मदद करो, मिलके काम करो। घर परिवार को संभालने के लिए जो पुराना हमारा एक कल्चर था कि जेंट्स काम करने जाते थे और औरतें जो थी वो घर संभालती थी, आज औरत भी काम कर रही है, उतना ही मेहनत कर रही है। लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ कि एक घर को घर जो है वो औरत ही बनाती है। औरत ही बना सकती है, आदमी नहीं बना सकते हैं। हम बोले कि आदमी घर के काम करे, झाड़ू पोछा करे, बर्तन मांजे, लेकिन जो समेटती है ना औरत घर को, बच्चों को, वो औरत के बिना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो भगवान ने कुछ तो डिफरेंस दिया है ना, रखी है औरत और मर्द में। अगर ये सोच हर किसी के अंदर आ गई, सबसे पहले तो उनके अंदर वो ममता जो कम होती जा रही है, जब तक वो दोबारा से वापस नहीं आएगी और उनको ये नहीं लगेगा कि वो जो ममता मई हृदय है एक स्त्री का, और करुणा जो उसके अंदर रहती थी, पीड़ा जो रहती थी, वो कहीं ना कहीं आज के युग में कम होती जा रही है। अगर वो समझ आ जाएगी तो फिर से मुझे लग रहा है कि एक सतयुग आने वाला है। और मुझे आशा है कि एक दिन तो आएगा जब बदलाव आएगा और फिर से हालात सुधरेंगे, या दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर से दुनिया सुधर जाएगी। यही ठीक है। तो आपके एनजीओ पे वापस आते हैं, ज़्यादा टॉपिक वुमेन ओरिएंटेड चला गया। तो आपका एनजीओ जो, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारी लड़कियों की जो आपने मैरिज वगैरह कराई है और ओल्ड एज होम्स में जो है आप हेल्प करते हैं उनकी, उसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन और क्या क्या करती है? बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा उठाती है। लोन बेसिस पे देते हो या? लोन नहीं देते। हमारा एनजीओ क्या करता है कि सपोज पीछे लॉकडाउन रहा, स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं थे, और स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले, आपको पता है कि वो कहते थे कि जब तक आप फीस पुरानी पे नहीं करोगे तो हम एडमिशन नहीं देंगे। गरीब माँ बाप है, काम धंधा कुछ नहीं रहा, लॉकडाउन में सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, कहाँ से पैसे देंगे? तो हमारे एनजीओ ने पहले तो हमें बहुत गुस्सा आया स्कूल्स के ऊपर, प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको तरस नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि हम गलत सोच रहे थे, हम प्राइवेट स्कूल को बुरा भला कह रहे थे कि ये फीस ले रहे हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि जो टीचर्स पढ़ा रही थी उनको भी तो पैसे देने, उनको पैसे कहाँ से देंगे प्राइवेट स्कूल वाले? वो तो पैसे आएंगे तो ही मल्टीप्लाई होंगे, तो ही वो टीचर्स को देंगे, तो ही वो स्टाफ को देंगे, तो ही वो खर्चे पूरे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच भी गलत थी। हमने अपनी सोच को बदला, हमने लोगों की सेवा की, हमने स्कूल के पैसे जमा कराए ताकि आगे उनके टीचर्स को पैसे दिए जाए, उनका घर परिवार चले। तो इसी तरीके से हमने हमारा एनजीओ जो है जम्मू के
हर कोने में पहुंचता है। हमने बहुत सारे सिलाई सेंटर खोले ताकि लड़कियां सिलाई सीखें, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। मुझे अभी तक याद है कि हमने पॉकेट मनी तक दी बच्चों को। जो यूथ था वो ड्रग्स में पड़ चुका था क्योंकि डिप्रेशन में था, पैसे नहीं थे, माँ बाप का काम धंधा नहीं चल रहा था, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। वो फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड तक बहुत हुए, आपने देखा होगा यूथ ने। तो हमने उनको पॉकेट मनी दी और फिर हमने रेंट पे किया लोगों का जो रेंट नहीं चुकता कर पा रहे थे। वहाँ पे भी मेरी सोच बदली। मुझे लगा ये मालिक मकान कितने मतलब बुरे दिल के हैं, जिनको तरस नहीं आ रहा है और अपने ही किराएदारों से ये लोग कह रहे थे कि घर खाली कर दो, हमें रेंट चाहिए। वहाँ पे भी पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, फिर मेरी सोच बदली। अचानक से मुझे लगा अरे उनके पास भी तो काम नहीं है, उनका बिजनेस भी तो नहीं चल रहा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किराए के ऊपर ही तो भरोसे जिंदा थे। अगर किराएदार किराए नहीं देंगे तो उनकी रोजी रोटी वो कैसे सरवाइव करेंगे। फिर हमने ऐसे लोगों को चुना कि जिनको सच में ज़रूरत थी, हमने वो रेंट पे किया। फिर वो सर्कल चलता गया चलता गया चलता गया। आज ऐसा दिन है कि मुझे बड़ा ऐसे सुकून सा है, मुझे बड़ी खुशी सी है। मुझे लगता है कि नहीं, भगवान ने जो मुझे चुना, उन्होंने सही इंसान को चुना, क्योंकि मैं अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि भगवान दे रहा है, मैं कर रही हूँ और मैं करती हूँ। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ कैसे देखती है कि अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, तो वो जो उस मनी का आगे सही यूज़ कर रहा है, कहीं गलत मिस यूज़ ना कर रहा हो? आज तक फेक लोग मिले, 70% फेक लोग ही मेरी जिंदगियों में आए, जिनको पता था संध्या गुप्ता के पास बहुत पैसे हैं, संध्या गुप्ता की डिक्शनरी में ना वर्ड ही नहीं है। तो जो भी आता था, मैंने कभी प्रोफाइल चेक नहीं की कि वो असल लोग थे या बुरे लोग थे। मुझे लगता था ज़रूरतमंद था इसीलिए आ रहा है, और मैंने बिना सोचा समझे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी मदद की। बहुत बार ऐसा देखा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसेबल लोगों के लिए बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा, शायद ही किसी ने किया होगा। हमारे द्वार पे चाहे वो झारखंड का था, चाहे कोई बिहारी थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर के थे, हमने जात पात नहीं देखी, हमने इंसान को देखा। जितने भी डिसेबल आए, हमने उनको उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, ना जाने जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो दिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लस पॉइंट ये था कि हम आज का सोचते हैं कि अगर आज ज़रूरत है, आज ही पूरी होनी चाहिए। कल किसने देखा है, हम लोग तरसाते हैं तो लोगों को, हम लोगों को इसलिए तरसाते, हम पहले प्रोफाइल चेक करते थे, तब तक इंसान आधा तो ख़त्म हो जाता था। मुझे ये लगता था कि नहीं, आज ज़रूरत है तो आज ही पूरा कर दो। उससे क्या हुआ कि लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। बहुत सारे फेक लोग आए, डिसेबल लोग आए, उन्होंने क्या किया, ट्राईसाइकिल देते थे, हम लोग बेच देते थे। फिर मैंने उनको सड़कों पे देखा भीख मांगते हुए, तो मेरा दिल थोड़ा सा दुखी हो जाता था कि मैं भी मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करके पैसा कमाती हूँ और मैं इनकी ज़रूरतों को पूरा करती हूँ, लेकिन ये नशेड़ी लोग मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, आगे बेच देते थे। अब मैंने थोड़ी सी सख्ती की है, मैं पहले प्रोफाइल चेक करती हूँ, फिर मदद करती हूँ। अब फेक लोग दरवाजे तक आते भी हैं तो मैं उनको दरवाजे से बाहर निकाल देती हूँ। ये एक कड़वा सत्य है। शायद बहुत लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे और शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात अच्छी लगे। अब उससे क्या हो गया, जब से फेक लोगों को देना बंद किया है, अब हमारे पास पैसे जुड़ रहे हैं। पहले मुझे अपने लिए कंजूसी करनी पड़ती थी, मैं अपने लिए 5 रुपए की कंजूसी करती थी कि मुझे लोगों की सेवा करनी, मुझे लोगों की सेवा करनी है। संध्या गुप्ता गरीब हो गई, कुछ साल वो गरीबी में जी। उसको लगता था कि नहीं, मुझे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए मदद करनी है। मैं अपने लिए 5 रुपए भी खर्च करने में सोचती थी। आज मैं नहीं सोचती हूँ, आज मैं लोगों की भी मदद करती हूँ, मैं खुद भी ऐसे से जीती हूँ, क्योंकि फेक लोग वहाँ आज से पैसा मेरे बच रहा है। डिक्शनरी में नहीं है। हम देख रहे हैं कि जम्मू में ना मतलब आर्टिस्टिक लोग बहुत हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, बट जम्मू में वो कल्चर नहीं अभी आया है कि उनको उनको सपोर्ट support किया मिल जाता जाता है, है। सपोर्ट मिलता है लोगों से।
तो आपके ऑर्गेनाइजेशन उसमें कुछ हेल्प करती है? सारी दुनिया गवाह है कि वुमेन क्लब मेरी पहचान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सब बहुत अनगिनत आर्टिस्ट की मदद की है, उनको वो मुकाम पे पहुंचाया है, चाहे भले उनको याद ना रहे कि वुमेन क्लब मेरी पहचान ने ही उनको इस मुकाम पे पहुंचाया है। मैंने आपको यही बोला कि मैंने किया है, मैंने बदले में उनसे कुछ नहीं मांगा, मैंने ये नहीं मांगा कि वो मुझे याद रखें कि मैंने उनके लिए क्या किया है। हाँ, बदले में मुझे सिर्फ एक चीज़ का लालच था, कम से कम कहीं ना कहीं वो कहीं बैठे तो पॉजिटिव तो बोले कि हमने उनके लिए क्या किया। लेकिन दुख तकलीफ़ के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, किसी के बारे में किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती। मुझे वो बच्चे ही हैं, मेरे आगे तो सब बच्चे हैं, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। पर हाँ, कहीं अगर मैंने कोई गलती किया तो मैंने खुद से भी माफ़ी मांग ली है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि कम से कम आप याद तो करो कि एक माँ थी जिसने आपकी मदद की, और उस टाइम से पे की जब आपके सगे माँ बाप आपके लिए कुछ ना कर पाए। लेकिन दुख तो होता है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैंने उनको भी माफ़ कर दिया और मैंने खुद से भी। आपने फाइनेंशियल वे में उनकी हेल्प की है, क्योंकि फाइनेंशियल वे में हेल्प की उनको आगे पहुंचाने में बहुत कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ? कॉन्टेक्ट्स उनके मैंने क्योंकि बहुत आर्टिस्ट का क्या रहता है कि अभी हमारा लास्ट अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में आए थे एक आर्टिस्ट, तो उनका ये कहना था कि जो आर्टिस्ट बहुत है जम्मू में, लेकिन उनको जो है कहीं कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। बाहर से आर्टिस्ट बुलाएंगे, जम्मू के बाहर से बुलाए जाएंगे, लेकिन जो जम्मू का यूथ है ना, जो आर्टिस्ट है, उनको जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। इस चीज़ की बदकिस्मती तो है हमारे यहाँ पे, लेकिन अब तो मैंने देखा बदल चुका है सिस्टम। अब तो अपने आर्टिस्ट को आगे प्रमोट किया जा रहा है, जम्मू टूरिज्म बहुत काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है कि देखो हमारे अंदर जलसी नहीं होनी चाहिए। जो अब अगर हम भी कभी क्या करते हैं कि हम डोगरी मूवी नहीं देखते, हिंदी मूवी देखते हैं, पंजाबी मूवी देखते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी डोगरी भाषा से प्यार नहीं करते हैं। ऐसे ही आर्टिस्ट के लिए भी है कि अगर बाहर के आर्टिस्ट आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर के आर्टिस्ट आगे, आर्टिस्ट होता है। अगर लोग उनको बाहर के आर्टिस्ट को पसंद कर रहे हैं तभी तो बाहर के आर्टिस्ट आ रहे हैं ना। अगर ये लोग ही डिसाइड कर, जम्मू के जो अपने लोकल है वही जो है लोकल आर्टिस्ट Yes. उतना सपोर्ट नहीं करते। यस उसका भी दुख है मुझे। बिकॉज क्या होता है कि पंजाब इंडस्ट्री को ले लो या मुंबई जैसे शहर को ले लो, कहीं जम्मू से हट के अगर आप बाहर जाते हैं तो लोग एक दूसरे की बड़ी सपोर्ट करते हैं। उसका यही रीज़न है कि आज में मैंने देखा कि पंजाब इंडस्ट्री में मेरे बड़े सारे दोस्त यार हैं, कोई बात आती है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे की बात पॉजिटिव वे में करेंगे। और दुख तकलीफ होता है कि अगर आप जम्मू में ही देखते हो, हालात ही देख लो, आज ये हालात तो देख लो, आप मीडिया में रोज देख रहे हो, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए, एक दूसरे की प्रोग्रेस पे बाधा बन जाते हैं। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो एक दूसरे की कैसे हेल्प करेंगे? यही आके चीज़ें रुक जाती हैं, यही आके लोग बाहर के लोगों को सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि हम अपने लोगों से प्यार करते हुए भी कहीं ना कहीं अपने लोगों में को हम सपोर्ट नहीं करते। ये फैक्ट है और करना चाहिए, अपने लोगों को, अपने बच्चों को करना चाहिए। अपने बच्चों को हम पालते हैं, अपने बच्चों की ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का हर बच्चा तो हमारा है ना, अपना है। हमें उनके सपोर्ट के लिए आगे आना है, हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हाँ, वुमेन क्लब मेरी पहचान हर जगह खड़ा है, जिसको ज़रूरत है, सिर्फ फेक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जेन्युइन। आपने एनिमल वेलफेयर की भी बात की अभी, तो एनिमल्स के लिए भी आप कुछ करते हैं, उनके लिए कोई शेल्टर्स वगैरह नहीं है किस तरह से? हमने शेल्टर किसी के लिए नहीं बनाया, हमने किसी के लिए शेल्टर, क्योंकि वुमेन क्लब मेरी पहचान, मैंने बोला ना, अपीयरेंस वुमेन क्लब मेरी पहचान का दूसरा हिस्सा है। अपीयरेंसेस जो है वो काम करता है, जितने पैसे उसकी पॉकेट में आते हैं उतनी पैसों से वो मदद करता है। हमने बड़े सारे जानवरों के लिए भी काम किया है। लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जब वुमेन क्लब मेरी पहचान का पूरी टीम जो है वो जानवरों को भी देखते थे, इंसानों के साथ पक्षियों को भी देखते थे। आज भी हम देखते हैं, जितना हो सकता है हम काम कर रहे हैं। और जानवरों से तो मुझे बचपन से प्यार है, पक्षियों से मुझे बड़ी चाहत है, तो कैसा हो सकता है कि हम इंसानों की मदद करते हैं और जानवर और पक्षियों को भूल जाए। मैंने आपको एक ही चीज़ बोली, क्लियर बातें करना मुझे अच्छी लगती है, ईमानदारी रखना अच्छी लगती है।
दिखावा दिखाना अच्छा नहीं लगता है। अपीयरेंस ही वुमेन क्लब मेरी पहचान का एक हिस्सा है। अपीयरेंस की पॉकेट में जितना पैसा होगा उतने ही पॉकेट से हम लोगों की मदद करते हैं। मैम जैसे अभी 23 सितंबर गया, महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन था, तो हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आपने एक अवार्ड उनके नाम पे शुरू किया था एंड देश विदेश में उनका नाम एक मतलब पहुंचाने की कोशिश की थी आपने। तो उसके बारे में कुछ सबने बता सकते हो पहले आप कि पूरे जम्मू में हुआ उनका सेलिब्रेशन, बट आपकी तरफ से, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या हुआ? बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। पूरी दुनिया को पता, जब कोई काम करता है ना तो कहने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं ना, जब काम इंसान दिल से ईमानदारी से करता है तो डिंडोरा पीटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लोगों को सब पता रहता है अंदर से, और लोग रिगार्ड भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी को ज़िंदा रखने में मैं ही पहली औरत थी जिसने उनका नाम देश विदेश में ऊंचा कर दिखाया। उनका सर जो था वो फख्र से लोग लेने लगे, उनका नाम जो है महाराजा हरि सिंह जी का। उसके पीछे बहुत लंबी दास्तान है, फिर कभी आपके चैनल के माध्यम से वो मैं बताऊंगी। मुझे अपने महाराजा जी से बहुत प्यार था, बचपन से प्यार था। मेरे दादा दादी महाराजा जी के बारे में बहुत अनगिनत कहानियां सुनाया करते थे। उनके बहादुरी के किस्से सुन सुन के मैं बड़ी हुई, और मुझे कहीं ना कहीं एक लगाव सा था, और वो लगाव क्यों था मुझे भी नहीं पता। मैं जब भी महल में जाती थी तो मुझे लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, वो मुझसे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मैं उन बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों को लगेगा कि इसका कोई रिश्ता तो है नहीं, ये पता नहीं कौन सी पब्लिसिटी के लिए स्टंट अपना रही है। लोगों को आपको पता ही है कि लोगों की सोच कैसी रहती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, शादी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ख़त्म हुई, तो मुझे लगा मुझे अपने महाराजा जी को ज़िंदा रखने के लिए कुछ करना है, उनके नाम को दूर तक पहुंचाना है। जैसे कि सारी दुनिया जानती है, विकिपीडिया में उनके बारे में बहुत ही गलत लिखा गया है। जो लिखवाया गया वही लिखा गया, लेकिन उस टाइम लोग उनका नाम नहीं लेते थे। हालांकि कोई भी आगे नहीं आता था जो उनके बारे में अच्छा बोले। हम कुछ उनके बारे में अगर अच्छा बोलने की कोशिश भी करते थे तो लोग अनसुनी कर देते थे, तो बड़ी बदकिस्मती लगती थी। लेकिन मैं जैसा कि डोगरा बेटी हूँ, डोगरा बहू हूँ, तो मुझे अपने महाराजा जी को ज़िंदा रखना था। उसके लिए मुझे सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ, तो मैंने उनके नाम से एक अवार्ड बनाया। मुझे लगा कि महाराजा गुलाब सिंह जी के नाम से अवार्ड है, महाराजा हरि सिंह जी के नाम से अवार्ड होना चाहिए। मेरा प्यार तो महाराजा जी के लिए था बचपन से, और मुझे महाराजा जी बड़े खूबसूरत लगते थे। मुझे लगता था कि इनके जैसे खूबसूरत दरिया दिल इस दुनिया में कोई नहीं है। 2018 में महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड बनाया गया, जिसको बड़े फख्र के साथ मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों को वो अवार्ड दिया गया पूरे वर्ल्ड में, जिनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग थी कि मैं उनके साथ खड़ी होते हुए भी गर्व महसूस करती थी। चाहे वो पद्मश्री लेवल के थे, चाहे वो अशोक चक्र मिला था, शौर्य चक्र मिला था, वीर नारीज को कहाँ कहाँ ये अवार्ड नहीं दिया गया। सिर्फ एक ही मकसद है अवार्ड देने का कि महाराजा जी का नाम जो है देश विदेश तक गूंजे, और वो गूंजने लगा। और जब मैं महल में गई, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा एक फंक्शन था और मेरे बहुत सारे लोग आए थे जम्मू में। मैं महल में गई तो मुझे लग रहा था कि महाराजा जी कहीं ना कहीं ऐसे स्माइल कर रहे थे, मुझे जिससे खुशी सी हो रही थी कि खुश हैं। लेकिन मैं वो चीज़ें अपने तक की सीमित रखती थी। मुझे वही, मैंने आपको जैसा कि बताया कि हम शेयर करेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या है। फिर अचानक से शायद महाराजा जी को लगा होगा ऊपर बैठ के कि अब मेरा नाम रिस्पेक्टफुल तरीके से दुनिया में लिया जा रहा है, तो उन्होंने डोगरा समाज को इकट्ठा कर दिया। डोगरा लोग इकट्ठे हो गए और एक छुट्टी की जद्दोजहद हुई। सब ने मिल के काम किया, कोई भी पीछे नहीं हटा। यूथ से लेके बुजुर्ग तक सड़कों पे आ गए और उनके नाम से छुट्टी मिल गई। जिस दिन उनकी छुट्टी मिली उस दिन संध्या गुप्ता शांत हो गई, क्योंकि उसका एक ही मकसद था,
अपने महाराजा जी के नाम को रोशन करना, जो डोगरा समाज के लोगों ने मिलकर रोशन कर दिया। आज आप देख रहे हो हर जगह चहल पहल है, महाराजा जी के नाम को बड़ी इज्जत से लिया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग एफर्ट कर रहे हैं महाराजा जी के नाम को लेके, उनका साथ दो, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमें सबको मिलके आगे आना पड़ेगा। बार बार एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, सबसे विनती है, हम मिलके आगे चले। हम बट जाते हैं, हम बटते जा रहे हैं, हम डिवाइड हो जाते हैं, हम ग्रुपिज्म में बटते जा रहे हैं। हर एक ग्रुप बन चुके हैं, हर एक चाहता है कि सिर्फ मेरा नाम हो। हम ये नहीं चाहते कि हम इकट्ठे रहें, हम सब लोग मुट्ठी बन के आगे रहें। हमारी सोच पता नहीं क्यों वहाँ छोटी पड़ जाती है। या तो हमारी बदकिस्मती है, या तो हमें पता नहीं कोई महाराजा जी का कोई ऐसा श्राप है जो हमारी तरफ से उनके लिए बहुत ही कुछ ऐसा अनर्थ हुआ है, जो उनकी आत्मा कहीं ना कहीं भटक रही है। और वो कहीं ना कहीं हमें, फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, हम मिलके आगे चल सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, हमें बड़ा दिल रखना पड़ेगा, और हमें एक मुट्ठी बनना पड़ेगा, और हमें साथ मिलके चलना पड़ेगा। हम जब बढ़ जाते हैं ना, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जब एक परिवार है, जब जॉइंट फैमिली है, इकट्ठा बिजनेस होता है तो बरकत होती है। जैसे ही बंटवारा होता है तो बिजनेस बढ़ जाते हैं, जब बढ़ जाते हैं तो बिजनेस में वो प्रोग्रेस नहीं रहती, वो तरक्की नहीं रहती। ऐसे ही हमारा समाज है, जब हम इकट्ठे काम करेंगे, इकट्ठे मिलके आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की प्रोग्रेस में साथ देंगे, तो हम बहुत दूर पहुंच सकते हैं। वरना काटने वालों की कमी नहीं है। अब आप देख ही रहे हो, काटते जो हमारे दुश्मन ही मैं बोल सकती हूँ ऐसे लोगों को, जो नहीं चाहते कि ये लोग प्रोग्रेस करें और डोगरे आगे बढ़े। तो दुश्मन जो है वो अपना वार करता है, साइलेंट मोड पे वार करते हैं। वो लोग आगे खुद नहीं आते हैं, वो ऐसे ही लोगों से वार करवाते हैं और वो टूटते जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो बिखरना नहीं है, जुड़ना है, महाराजा जी के नाम को जिंदा रखना है, मतलब डुग्गर समाज को तकना रखना। तो मैम जाते जाते मेरा यही आखिरी सवाल रहेगा कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, मैं एनिमल वेलफेयर के लिए हो या लड़कियां मैरिजेस के लिए हो या बच्चे अगर उनकी पढ़ाई के लिए हो, हो, तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? वुमेन क्लब मेरी पहचान को फॉलो करिए, और हमारा ऑफिस है गांधीनगर में 10 AB नियर अकाफ मार्केट, अपोजिट VLCC। जो भी ज़रूरतमंद हो वो हमारे ऑफिस में आए, अपनी ज़रूरतों को बताए। हमारा क्लब हमेशा तैयार रहता है। मोबाइल नंबर कोई आपका अगर आप कोई प्रोवाइड? जी, 9419105747, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। और मैं आपको अपने नंबर्स दे दूंगी, एड्रेस आप हम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में ध्यान दीजिएगा। तो जो लोग नीडी होंगे वो आइए, हम बैठे हैं उनकी मदद करने के लिए। थैंक यू सो Thank मच you, मैम, ma'am, कि आप आए, आपका अच्छा जो है पॉडकास्ट था। काफ़ी कुछ जो है बताया कि किस तरह से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हेल्प करती है और किस तरह से जो है आपने महाराजा हरि सिंह का नाम जो है अभी भी पूरे दुनिया में आप रोशन कर रहे हैं। तो थैंक अब सिर्फ मैं नहीं, हर कोई रोशन कर, यू। सब मिलके रोशन कर रहे हैं। यही मैं चाहती थी जो हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का पॉडकास्ट? उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आपके एरिया में वैसे कोई अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली है जिसे मदद की ज़रूरत है, या फिर कोई एनिमल है जिसे रेस्क्यू करवाने की ज़रूरत है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट को प्यार देते रहिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।